दोस्तों सुबह के 10-11 बज रहे थे। गोवा के सबसे फेमस बीच पोलोलिम बीच पर हजारों की संख्या में विदेशी सैलानी उपस्थित थे। सभी सैलानी उस बीच का पूर्ण रूप से आनंद ले रहे थे। कुछ सैलानी उस समुद्र की उठती लहरों को देख देख करके खुश हो रहे थे। कुछ सैलानी समुद्र के अंदर स्नान कर रहे थे, कुछ बोटिंग कर रहे थे, कुछ समुद्र के किनारे लेट करके अपना मसाज करवा रहे थे। कुछ सैलानी समुद्र के किनारे बने हुए रेस्टोरेंट वगैरह में जा कर के भारतीय व्यंजन का आनंद ले रहे थे, गोवा के व्यंजन का आनंद ले रहे थे और उस बीच पर बैठ कर के काफ़ी खुश हो रहे थे। उन्हीं सैलानियों में से एक अमेरिका की रहने वाली बहुत ही खूबसूरत 25-26 साल की लड़की थी जिसका नाम एमी था। एमी हद से ज़्यादा खूबसूरत थी। वहाँ पर उस बीच पर बैठ कर के वो भी उस बीच का पूर्ण रूप से आनंद ले रही थी। काफ़ी देर तक वो इस बीच पर इधर उधर घूमती रहती है, मौज मस्ती करती रहती है और वहाँ पर बने रेस्टोरेंट वगैरह में खा पी करके और भारतीय व्यंजन का आनंद लेती रहती है। लेकिन तभी वो देखती है कि बहुत सारे जो सैलानी हैं उस समुद्र के अंदर स्नान कर रहे हैं। उन्हें देख करके उसे भी समुद्र के अंदर स्नान करने का इच्छा जागृत होता है और वो भी तुरंत जा कर के और समुद्र में छलांग लगा जाती है। वहाँ जा कर के उन सैलानियों के साथ काफ़ी हंसी खुशी से, काफ़ी मौज मस्ती से स्नान करने लग जाती है। इस तरह से स्नान करते करते वो समुद्र के अंदर घुसने लग जाती है। इस मौज मस्ती में उसे पता भी नहीं चलता है कि वो अंदर जा रही है। अचानक से एक समुद्र की बहुत भयंकर लहर आती है और उस लहर में इसका जो पैर था वो फिसल जाता है, वो डिसबैलेंस हो जाती है और उसके बाद उस लहर के साथ ही वो गोते लगाने लग जाती है। लहर उसे बहा करके अपने साथ लेकर के जाने लगता है। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज़ को सुन करके वहाँ पर जितने भी सैलानी थे, जितने भी लोग थे, सारे लोग चीखने लगते हैं। वहाँ पर उस बीच पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर बैठा हुआ एक नौजवान लड़का जो कि एक मछुआरे का लड़का था, एक गरीब मछुआरे का लड़का था जिसका नाम योगेश था, वो वहीं किनारे पर समुद्र के किनारे मछली मार रहा था। जैसे ही वो इस तरह के भयंकर आवाज़ों को सुनता है, उस बीच के ऊपर अफरा तफरी के माहौल को देखता है और उसकी नज़र उस डूबती हुई लड़की की तरफ जाता है। वो तुरंत भाग करके और समुद्र के अंदर छलांग लगा देता है। वो अपने बारे में सोचता भी नहीं है कि इस समुद्र के लहरों के बीच में फंसने के बाद उसका क्या होगा। वो सारी चीज़ों को भूल करके और सिर्फ उसके दिमाग में यही चल रहा था कि किसी भी तरह से इस लड़की को बचाना है, बेशक इसको बचाते बचाते मेरी जान चली जाए। वो उस समुद्र की लहरों से लड़ने लगता है और लड़ते भिड़ते उस लड़की के नज़दीक पहुंचता है और उसे किसी भी तरह से अपनी जान की बाजी लगाते हुए उस लड़की को खींच करके और समुद्र के किनारे लेकर के आता है। समुद्र के किनारे जैसे ही लेकर के आता है, उसे अपने कंधे पर डाल करके उस लड़की को और भाग करके उस समुद्र के किनारे बने हुए एक हॉस्पिटल में पहुंचता है। उस हॉस्पिटल में ले जा करके उस लड़की को डॉक्टर्स को दिखाता है। डॉक्टर्स तुरंत भाग करके आते हैं और उस विदेशी लड़की को, एमी को देखते हैं और देखने के बाद कहते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा पानी पी ली है, ये अभी हम लोग दवा वगैरह दे करके इसका पानी वगैरह निकाल देंगे। और फिर डॉक्टर्स उस एमी को कुछ दवाई वगैरह देते हैं, कुछ इंजेक्शन लगाते हैं उसके पेट के ऊपर दबा करके और उसका पानी वगैरह निकालते रहते हैं। एमी होश में थी, उसकी आंखें खुली हुई थी, वो सारे मंजर को देख रही थी और वो देख रही थी कि जो एक नौजवान लड़का अपनी जान की बाजी लगा करके और उसे समुद्र से बाहर लेकर के आया है, उस योगेश को बार बार अपनी आंखों से देखती जा रही थी। उसकी आंखें योगेश के तरफ ही थी और योगेश को देख देख करके उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बार बार यही सोच रही थी कि कितना अच्छा लड़का है, इसने अपनी जान की बाजी लगा दिया, कितना मुस्कुराता हुआ चेहरा है इसका। उसी योगेश की तरफ बार बार देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और कुछ न कुछ उस योगेश के बारे में सोच रही थी। दोस्तों बहुत ही प्यारी कहानी है। इसके बाद जो होता है इस विदेशी लड़की के साथ और इस योगेश के साथ, जब आप पूरी कहानी को जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि एक हिंदुस्तानी लड़का किस तरह से अपनी जान की बाजी लगा करके एक लड़की को बचाता है और आगे जो इन दोनों के साथ इस कहानी में होता है, जिसे सुन करके आप भी काफ़ी रोमांचित हो उठेंगे। चलिए जानेंगे पूरी कहानी। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से एक ही निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए जानते हैं पूरी कहानी को विस्तार से। दोस्तों गोवा के पोलोलिम बीच के पास ही एक मछुआरों का छोटा सा गांव है।
उस गांव में एक गरीब मछुआरे का परिवार रहता था। उसके मुखिया का नाम रमन था। रमन के परिवार में उसकी पत्नी, उसका एक बेटा जिसका नाम योगेश था और एक बेटी थी। रमन मछलियां मारने का काम करता था। उनके जीने का सहारा सिर्फ वो समुद्र था। ये समुद्र से जा कर के उसी पोलोलिम बीच के पास ये लोग जा कर के और हर दिन मछलियां मारते थे और उन मछलियों को मार करके और शहर में ले आकर के बेच करके और उसी से अपने जीवन का किसी भी तरह से ये लोग गुजारा किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब रमन काफ़ी बूढ़ा होने लगा था, अब उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो समुद्र में जा कर के और वहाँ जा कर के मछलियाँ मार कर के ले आए। अब यह काम उसका बेटा योगेश शुरू कर दिया था। योगेश पढ़ने लिखने में ठीक था, वो ग्रेजुएशन में पहुँच गया था, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ जब भी उसे मौका मिलता था उस पोलोलिम बीच के पास जा कर के और उस समुद्र से मछलियाँ मारा करता था और उसे ले आकर के शहर में बेच करके और अपने घर का किसी भी तरह से गुजारा किया करता था। कभी कभी वो विदेशी सैलानियों को इधर उधर घुमा करके और गाइड के तौर पर भी कुछ काम करके और उससे भी कुछ पैसे की आमदनी कर लिया करता था। इससे उसके परिवार का गुजर बसर ठीक ठाक हो रहा था। एक दिन योगेश उसी समुद्र के किनारे उसी पोलोलिम बीच के पास जा कर के और मछलियाँ मार रहा था। तभी उस बीच पर काफ़ी अफरा तफरी हो जाती है, काफ़ी शोरगुल होने लगता है। लोग इधर उधर चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें आने लगती है। तभी जो योगेश था उसकी नज़र इनको इस तरह से चीखते चिल्लाते हुए जब उसकी नज़र उधर जाती है और जैसे ही उसकी नज़र समुद्र के अंदर जाती है तो वो देखता है कि समुद्र में एक विदेशी लड़की डूब रही है और उस लहरों से वो गोता खा रही है और समुद्र की लहरें उसे बहा करके दूर ले करके जा रही है। योगेश के शरीर में आग लग जाता है। अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद इस लड़की की अब जान नहीं बच पाएगी। वो अपनी जान का परवाह न करते हुए तुरंत समुद्र में छलांग लगा देता है और किसी भी तरह से उस लहरों से लड़ते हुए, भिड़ते हुए और किसी भी तरह से तैरते हुए और अपनी जान की परवाह न करते हुए उस लड़की के नज़दीक पहुंच जाता है। उस लड़की के नज़दीक पहुंचने के बाद उस लहरों से उस लड़की को बचाने की कोशिश करता है, उसे पकड़ता है और किसी भी तरह से उस लहरों से बचाते हुए और उस लड़की को लेकर के बाहर आता है। जैसे ही उस लड़की को बाहर लेकर के आता है, सारे लोग काफ़ी चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। उस लड़की को तुरंत अपने कंधे पर डालता है और उस लड़की को लेकर के सीधे नज़दीक के हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद तुरंत डॉक्टर से ये सारी चीज़ें बताता है। डॉक्टर्स उसको चेक करते हैं। वो बिल्कुल होश में थी, उसकी आंखें खुली हुई थी, वो सारे इस मंजर को देख रही थी, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत थी। उस लड़की का नाम एमी था। एमी अमेरिका के एक बहुत बड़े व्यवसायी की लड़की थी, भारत घूमने के लिए आई थी, लेकिन उसके साथ इस तरह का हादसा हो गया था। एमी ये सारी चीज़ें देख रही थी। उस हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद डॉक्टर्स उसे तुरंत चेक करते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, थोड़ा बहुत भयभीत हो चुकी है, क्योंकि जब इंसान के सामने उसका मौत दिखने लगता है तो आदमी भयभीत हो ही जाता है। वही हाल एमी का था। एमी बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गई थी। कुछ पानी उसने समुद्र का पी लिया था। डॉक्टर्स उसको इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, कुछ दवा देते हैं और उसके पेट को दबा करके और उसका जो भी पानी उसने पिया था सब कुछ बाहर निकालते हैं। तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद एमी बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन जब से योगेश उसको एमी को उठा करके अपने कंधे पर डाल करके और हॉस्पिटल लेके गया था, जब वो समुद्र में उसे बचा रहा था, उसे खींच रहा था, तभी एमी होश में थी। एमी देख रही थी, लेकिन एमी के सामने तो उसके मौत का मंजर घूम रहा था। वो कुछ सोच नहीं पा रही थी, सिर्फ़ और सिर्फ यही देख रही थी कि एक हिंदुस्तानी लड़का किस तरह से अपनी जान की बाजी लगा करके और उसे बचा रहा है। वो बचा करके उसे जब ले करके आता है तब भी एमी लगातार योगेश को ही देख रही थी और उसके बारे में तरह तरह की बातें सोच रही थी। जब वो अपने कंधे पर डाल करके उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है तब भी एमी उसी योगेश को ही देख रही थी और जब हॉस्पिटल में उसे ले जाकर के लेटाता है, डॉक्टर्स उसको चेक कर रहे थे, तब भी एमी की नज़रें सामने बैठे योगेश को ही निहार रही थी, योगेश के चेहरे को ही देख रही थी। उसको देख देख करके एमी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो यही सोच रही थी कि कितना अच्छा इंसान है, बेशक गरीब है लेकिन इसके चेहरे पर कितनी मुस्कान है, किस तरह से इसने अपनी जान की बाजी लगा करके अपनी जान का परवाह न करते हुए भी मुझे उस समुद्र की लहरों से बचा करके लाया है। शायद इसके जगह पर अगर कोई दूसरा होता तो आज मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई होती। मुझे मौत के मुंह से निकाल करके लाया है, ऐसा इंसान तो हो ही नहीं सकता है कोई। और उसके बाद यही सोच सोच करके एमी की आंखों से आंसू बहता रहता है।
तकरीबन 1-2 घंटे के बाद जब डॉक्टर्स कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो गई है, योगेश से कहते हैं कि आप इसको लेकर के जाइए। योगेश एमी से बातें करता है। योगेश को इंग्लिश नहीं आती थी उतनी ज़्यादा, लेकिन किसी भी तरह से टूटी फूटी भाषा में वो अपने गूगल ट्रांसलेट की मदद से एमी से बात करने की कोशिश करता है। और एमी को भी हिंदी नहीं आती थी उतना ज़्यादा, थोड़ी बहुत एमी समझती थी, लेकिन वो भी गूगल ट्रांसलेट की मदद से और योगेश से बातें करती है। दोनों एक दूसरे की बातों को समझते हैं, दोनों एक दूसरे के मनोभाव को समझ करके वो दोनों एक दूसरे से क्या कहना चाह रहे थे वो समझने की कोशिश करते हैं। फिर योगेश गूगल ट्रांसलेट की मदद से उसे कहता है कि चलो यहाँ पर एक पार्क है, वहाँ पर थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ अपने बारे में मैं बातें करूँगा, कुछ तुम्हारे बारे में बातें करूँगा। दोनों कुछ देर तक बात करते हैं। एमी उसके साथ उस पार्क में जाती है, वहाँ पर दोनों बैठ जाते हैं और बैठ कर के काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं। योगेश एमी के बारे में पूछता है तो एमी बताती है कि मैं अमेरिका की एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ। मेरे पिता का अमेरिका के अंदर होटलों का बहुत सारा चैन है, बहुत बड़ा व्यवसाय है। मेरे पिता वहाँ के काफ़ी रेपुटेड व्यक्ति हैं। ये सारी बातें अपने बारे में बताती है और वो कहती है कि मुझे भारत घूमना बहुत अच्छा लगता है। भारत का व्यंजन, भारत का खान पान, भारत का रहन सहन और भारत के लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। इससे पहले भी मैं कई बार भारत आ चुकी हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं हिंदी वगैरह जानती भी हूँ, समझती भी हूँ। उतना अच्छा बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है। ये सारी बातें योगेश को बताती रहती है। फिर उससे योगेश से पूछती है कि आपका घर कहाँ है, आपके माता पिता क्या करते हैं। तब योगेश बताता है कि यहीं पर एक छोटा सा गांव है, यहीं पर मेरे बुजुर्ग माता पिता रहते हैं, मैं रहता हूँ, एक मेरी छोटी बहन है। मैं यहीं पर मछलियाँ मार करके और उसे बेच करके अपने परिवार का किसी भी तरह से भरण पोषण करता हूँ। हम लोग बहुत गरीब हैं। और इतना कहने के बाद योगेश अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। तभी एमी उसकी तरफ देखती है और उसे देखने के बाद एमी की आंखों से आंसू बहने लग जाता है। वो उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है और कहती है कि गरीब हैं तो क्या हो गया, आपके पास तो उतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, इतनी कीमती चीज़ें हैं कि जिसको किसी भी पैसे से ख़रीदा नहीं जा सकता है। आपके पास मानवता के वो सारे गुण हैं। आप किसी एक इंसान को, मरते हुए इंसान को अपनी जान की बाजी लगा करके बचा सकते हैं, तो आपको गरीब कैसे कहा जा सकता है। आपके पास तो इससे बड़ा धन दौलत है, पैसे से ज़्यादा आपके पास सब कुछ है। आप गरीब नहीं हैं, आप एक हिम्मती, एक दिलदार और एक कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं। आप किसी एक विदेशी लड़की के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिया आपने, तो आप गरीब कैसे हो सकते हैं। इतना कहते कहते जो एमी की आंखों से आंसू बहने लग जाता है और एमी योगेश के गर्दन पर, उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है और सिर रखने के बाद काफ़ी देर तक रोती रहती है। उसके बाद जो योगेश था उसके सिर को सहलाता है। उसके बाद एमी जब अपनी गर्दन को ऊपर करती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो योगेश की तरफ लगातार देख रही थी और कह रही थी कि आपने आज मुझे एक नया जीवन दिया है। अगर आज आप नहीं होते तो शायद मैं कब तक उस समुद्र की लहरों में गुम हो गई होती, शायद किसी को कुछ पता भी नहीं चला होता। इतना कह करके फिर वो रोने लग जाती है। योगेश उसे समझाता है और कहता है कि ऐसी बातें मत कहिए आप, भगवान हैं, यही इंसान को बचाते हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। भगवान ने मेरे अंदर उस समय इतना साहस पैदा किया जिसकी वजह से मैंने आपको बचाया है। मैंने अपने कर्तव्य को पूरा किया है। जो एक हिंदुस्तानी व्यक्ति होता है वो अपने सामने किसी को इस तरह से, किसी के साथ इस तरह का कृत्य होने नहीं देता है। वो हमेशा अपनी जान की बाजी लगा करके भी उसे बचाने की कोशिश करता है। इसलिए मैंने तो अपना कर्तव्य ही किया है। इतना ज़्यादा आपको सोचने और कहने की ज़रूरत नहीं है। दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहते हैं और उसके बाद जो योगेश था उससे एमी से कहता है कि आप कहाँ पर स्टे कर रही हैं, कहाँ पर रुक रही हैं। एमी बताती है कि यहीं पर समुद्र के किनारे ही एक होटल है, जो उसी होटल में मैं रुकी हुई हूँ। वो एमी योगेश को अपने साथ लेकर के उस होटल में पहुँचती है, अपने होटल के रूम में पहुँचती है। वहाँ जा कर के एमी और योगेश काफ़ी देर तक बैठते हैं, काफ़ी इधर उधर की बातें करते हैं और उसके बाद जब शाम होता है तो योगेश वहाँ से फिर अपने घर जाने लग जाता है और एमी से कहता है कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई कष्ट होगी, कोई परेशानी होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, यहीं पर बगल में ही मेरा गांव है, मैं आपके पास आ जाऊंगा। एमी कहती है कि मुझे कोई कष्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मैं जब तक यहाँ हूँ मैं चाहती हूँ कि आप मुझे अपने साथ रखिए, मुझे यहाँ पर गोवा की सारी चीज़ों को दिखाइए, यहाँ का खान पान,
यहाँ के जो कुछ भी रहन सहन है, यहाँ के जो छोटे छोटे गांव के लोगों का क्या रहन सहन है, क्या वेशभूषा है, ये सारी चीज़ों को मैं देखना चाहती हूँ। आप 2-4 दिन मेरे साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये आपकी महानता होगी। योगेश कहता है कि क्यों नहीं, मैं आपके साथ रहूँगा, आपको जहाँ जहाँ घूमना है मैं सब कुछ घुमाऊँगा। मैं कल सुबह आपके पास आऊँगा और उसके बाद आपको ले चल के यहाँ के जो गांव हैं उन गाँव में घुमाऊँगा। इस गोवा के जो छोटे छोटे मार्केट्स वगैरह हैं, छोटे छोटे जो बाज़ार हैं, जो यहाँ के छोटे छोटे आभूषण हैं, जो यहाँ का लोकल खान पान है, सारी चीज़ें आपको मैं दिखाऊँगा। और उसके बाद इतना कहने के बाद योगेश उससे विदा लेकर के अपने घर चला जाता है। योगेश अपने घर चला जाता है, लेकिन पूरी रात जग करके उसे नींद नहीं आ रही थी और वह एमी के बारे में ही सोच रहा था और सोच रहा था कि कितनी खूबसूरत लड़की है, कितने इसके अच्छे विचार हैं। और ऐसे ही सोचते सोचते पूरी रात बीत जाती है और उसे नींद नहीं आती। सुबह जाकर के उसे नींद आती है और यही हाल कहीं एमी का भी था। एमी भी पूरी रात उसी के बारे में सोच रही थी और सोच रही थी कि देखो आज किस तरह से मुझे नया जीवन इसने दिया है। अगर ये नहीं होता तो शायद मैं कब का समुद्र के उस लहरों में डूब गई होती, कब की इस ज़िंदगी की लीला को मेरी ख़त्म कर गई होती मैं। लेकिन इस इंसान ने अपनी जान की बाजी लगा करके किस तरह से मुझे बचाया है। उसकी खूबसूरती के बारे में सोचती रहती है, उसके प्यारे से चेहरे के बारे में सोचती रहती है, उसकी मासूमियत के बारे में सोचती रहती है, उसके हंसते हुए चेहरे को देखती रहती है, सोचती रहती है और सोच सोच करके और पूरी रात मुस्कराती रहती है। उसके दिल में कुछ ऐसी चीज़ें पैदा हो रही थी जो शायद योगेश के लिए थी। इस तरह से पूरी रात बीत जाती है। सुबह के टाइम इसको भी 1-2 घंटे के लिए नींद आता है और उसके बाद ये उठ करके फिर सुबह उठती है और उठ करके थोड़ा होटल में ही इधर उधर वॉकिंग करती है। वॉकिंग करने के बाद फिर तैयार होती है। 1-2 घंटे के बाद योगेश इसके पास पहुंच जाता है और योगेश कहता है कि आप तैयार हो गई हैं। एमी कहती है हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मैं आपका ही इंतज़ार कर रही थी। योगेश उसे अपने साथ में ले लेता है। योगेश के पास एक बाइक थी, उस बाइक में बैठा करके और एमी को ले करके और जो आसपास के छोटे छोटे गांव थे उन गांव में ले जा करके उसे घुमाता है। उस गांव का रहन सहन लोगों से मिलवाता है, उनसे बातें करवाता है। उन गरीब लोगों से बात करके एमी को बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही खुश होती है। और एमी को भी देख करके, एक विदेशी महिला को देख करके उस मछुआरों के गाँव में खुशी का लहर दौड़ पड़ता है। हर महिलाएँ, हर बच्चे, हर व्यक्ति एमी से मिल करके और उसे देखना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था और उसके साथ बातें करके हर व्यक्ति खुश हो रहा था। एमी भी इस तरह के व्यवहार लोगों का देख करके, उनकी बातचीत को देख करके बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इस तरह सुबह से शाम तक योगेश उसे पूरे गांव वगैरह में घुमाता है, वहाँ के लोकल मार्केट वगैरह में घुमाता है और फिर शाम को ले आकर के होटल में उसे छोड़ करके और फिर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। एमी उसे जाते हुए काफ़ी एकटक लगा करके निहारती रहती है, उसे देखती रहती है। एमी को ऐसा लग रहा था कि उसके पास की कोई चीज़ उससे गुम हो रही है। वो नहीं चाहती थी कि योगेश जाए, वो चाह रही थी कि योगेश ये रात उसके साथ ही एक्सपेंड करे, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाती है। और उसके बाद योगेश अपने घर चला जाता है। रात के जैसे ही 7-8 बजते हैं, एमी को काफ़ी परेशानी होने लगती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद अगर योगेश उसके पास होता तो कुछ और ही बात होती। वो तुरंत योगेश को फ़ोन करती है, क्योंकि योगेश का नंबर उसने पहले ही ले लिया था। योगेश को फ़ोन करती है और कहती है कि योगेश अगर आप मेरे पास आ सकते हैं 1-2 घंटे के लिए तो आ जाइए, मुझे काफ़ी तकलीफ़ महसूस हो रहा है। योगेश जब ये बातें सुनता है तो सोचता है कि कहीं इसकी तबीयत ख़राब तो नहीं होगी, कोई बात तो नहीं हो गई। तुरंत योगेश कहता है कि आप परेशान मत होइए, मैं तुरंत 15 मिनट में आपके पास पहुँच रहा हूँ। योगेश अपनी बाइक उठाता है और उसके बाद अपने घर वालों को बता करके कि मैं हो सकता है कि रात को नहीं आ पाऊँगा। जो अंग्रेज़ महिला है, जो अमेरिका की रहने वाली है, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था, उसका शायद तबीयत वगैरह ख़राब है, इसलिए उसने बुलाया है, शायद मैं आज रात को घर नहीं आ पाऊँगा। और उसके बाद वो बाइक लेकर के उस होटल में पहुँचता है। जब वो होटल में पहुँचता है और इसके एमी के कमरे में पहुँचता है तो एमी एक सोफ़ा पर बैठी हुई थी और उसके सामने एक टेबल पड़ा हुआ था। उस टेबल पे 2 गिलास में ड्रिंक पड़ा हुआ था, एक बोतल पड़ा हुआ था शराब का और एमी धीरे धीरे हल्की हल्की चुस्कियाँ ले रही थी। एमी की आंखों से आंसू बह रहे थे और एमी इस तरह से ड्रिंक कर रही थी। जैसे ही योगेश वहाँ पहुँचता है, एमी को इस तरह से देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि एमी ने उस समय ऐसा लिबास, ऐसा कपड़ा पहन रखा था जिसके उसके शरीर की जो भी
बनावटें थी, सारी चीज़ें दिख रही थी। योगेश उसको इस तरह से देखता है और उसको इस तरह से ड्रिंक करते हुए देखता है तो कहता है कि आपने तो फ़ोन किया था कि आपकी तबीयत ख़राब है और आप यहाँ पर बैठ कर के ड्रिंक कर रही हैं। एमी कहती है कि योगेश थोड़ी देर मेरे पास बैठो, मेरे दिल में कुछ टीस है, कुछ तकलीफ़ें हैं, मैं तुमसे शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बातें करना चाहती हूँ। योगेश उसके पास बैठ जाता है। एमी उसको ड्रिंक ऑफ़र करती है लेकिन योगेश कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। योगेश को जब एमी बार बार कहती है, बार बार उसके ऊपर प्रेशर डालती है और उसे कसम देती है, कहती है कि आपको पीना ही पड़ेगा, तब योगेश भी ड्रिंक पीने लग जाता है। योगेश ड्रिंक करता है। थोड़ी देर के बाद योगेश भी सुरूर में आने लग जाता है। एमी पहले से ही सुरूर में थी। 1 ड्रिंक, 2 ड्रिंक, 3 ड्रिंक एमी करने के बाद दोनों धीरे धीरे काफ़ी सुरूर में आ जाते हैं और उसके बाद एमी रो रो करके उससे कहने लगती है कि तुमने आज जो मेरे साथ किया है, तुमने मेरी ज़िंदगी को बचाया है, अब मेरे जीवन के ऊपर, मेरे इस शरीर के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है। मैं अब तुम्हारे सिवा किसी और की नहीं होना चाहती हूँ और मैं ये पूरा जीवन तुम्हारे नाम, तुम्हारे लिए न्यौछावर करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ और तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। एक ही सांस में एमी सारी बातों को कह देती है और इतना कहने के बाद एमी की आंखों से आंसू बहने लग जाता है। जो योगेश था वो भी काफ़ी रोमांटिक मूड में था। वो एमी के नज़दीक आता है, एमी को अपने बाहों में भर लेता है और योगेश कहता है कि मेरे तरफ से भी कोई मनाही नहीं है, आप भी मुझे हद से ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। अगर आपके जैसे पढ़ी लिखी एक अमीर विदेशी लड़की अगर किसी को मिल जाए तो क्या आपत्ति है, लेकिन आपको पता होगा कि मैं एक काफ़ी गरीब परिवार का लड़का हूँ। मेरे घर में तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं, किसी भी तरह से मछलियाँ मार करके अपने मैं परिवार का भरण पोषण करता हूँ। मैं शायद आपके लायक नहीं हूँ। आपकी ये हो सकता है कि शराब का नशा आपको बोल रहा होगा, लेकिन अगर सुबह जब उठेंगी तो आप इन सारी बातों को भूल जाएंगी। एमी कहती है कि ये सारी बातें सिर्फ शराब के नशे में नहीं, मैं पूरी रात ये बातें सोची हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करना चाहती हूँ। मैं अभी भी रात को भी यही बात कहूँगी, सुबह भी यही बात कहूँगी। तुम्हारे अलावा मैं अब इस शरीर के ऊपर किसी और को हक नहीं देना चाहती हूँ। इतना कहने के बाद एमी उसे अपने बाहों में योगेश को भर लेती है। दोनों एक दूसरे के बाहों में समा जाते हैं और फिर वहाँ से उठ करके ये दोनों बेड पर चले जाते हैं। योगेश एमी को मना करता है कि रहने दीजिए, ऐसा मत करिए, लेकिन एमी नहीं मानती है और फिर उस रात इन दोनों के बीच में कई बार संबंध स्थापित होते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। दोनों एक दूसरे को जी जान से पूरी रात प्यार करते हैं। सुबह जब होता है एमी बहुत ही ज़्यादा खुश थी, योगेश भी खुश था, लेकिन योगेश अपनी नज़रें छुपा रहा था। लेकिन एमी योगेश से कहती है कि आप नज़रों को छुपाइए मत, मैं आपसे प्यार करती हूँ और चाहे कुछ भी हो जाएगा, चाहे दुनिया माने या ना माने, मेरे घर वाले माने या ना माने, लेकिन अंत तक मैं आपसे ही शादी करूँगी। उसके बाद योगेश अपने घर जाता है। घर जाने के बाद अपने माता पिता को सारी चीज़ें बताता है। योगेश के माता पिता तो बिल्कुल तैयार थे, उनके तरफ से कोई आपत्ति नहीं थी। उसके माता पिता कहते हैं कि उसे कम से कम अपने घर भी तो ले आओ, उसे अपना घर भी तो दिखाओ, हो सकता है तुम्हारा घर देखने के बाद वो अपना मूड चेंज कर दे। योगेश उसे लेकर के और एमी को अपने घर जाता है, अपने माता पिता से, अपनी बहन से मिलवाता है। एमी उसके माता पिता और बहन से मिल करके बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती है और एमी के माता पिता, जो योगेश के माता पिता भी एमी को देखकर हद से ज़्यादा खुश होते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से कई दिनों तक उसी के घर में रुकती है, योगेश के घर में रहती है। योगेश की माँ का हर काम में हाथ बटाती है, उसकी बहन का हर चीज़ में मदद करती है और इस तरह से तकरीबन 1 हफ्ते तक इनके घर में ही रहती है। काफ़ी एंजॉय करती है, काफ़ी मौज मस्ती करती है। योगेश उसे लेकर के बाइक से जगह जगह गोवा के हर चीज़ों को घुमाता है। शाम जैसे ही होता था वैसे ही वो समुद्र के किनारे उस पोलोलिम बीच के पास ले जा करके और उस बीच के नज़ारों को दिखाता था, घुमाता था। कई बार वो समुद्र में अपने साथ उसे ले करके और समुद्र में कई बार नौका विहार भी करवाया, कई बार स्नान भी करवाया। इस तरह से जो ये एमी थी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थी, बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और उसके बाद जो उसका जाने का समय हो जाता है, उसके वीज़ा का टाइम ख़त्म हो जाता है और उसके बाद वो एक दिन जाने से पहले योगेश से कहती है कि योगेश, मुझे अब अपने देश जाना होगा, मेरे वीज़ा का टाइम ख़त्म हो गया है और मैं अपने देश जाऊंगी। योगेश ये बातों को सुन करके बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और सोचता है कि अब ये देश चली जाएगी
तो पता नहीं फिर आएगी या नहीं आएगी। और यही बातें सोच सोच करके वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, बहुत ही ज़्यादा उसके आंखों से आंसू बह रही थी। वो लगातार योगेश रोए जा रहा था। एमी की आंखों में भी आंसू थे, वो भी रो रही थी। वो योगेश को ढाढ़स बढ़ा रही थी, कह रही थी कि तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हें प्यार किया है, तुमने मेरी ज़िंदगी को बचाया है, इस जीवन पर जीते जी तुम्हारा ही हक है, तुम्हारे अलावा किसी और की मैं नहीं हो सकती हूँ, कुछ भी होगा मैं तुम्हें अपने पास लेकर के जाऊँगी। और उसके बाद काफ़ी सांत्वना देने के बाद योगेश को वो उसी दिन फ़्लाइट पकड़ करके और अमेरिका के लिए चली जाती है। जाते जाते भी योगेश उसे बाय करते करते समय भी एयरपोर्ट पर काफ़ी फूट फूट करके रो रहा था, क्योंकि योगेश भी उसे हद से ज़्यादा प्यार करने लगा था। इन एक हफ्तों के बीच में जो मिलने के बाद जो एक हफ्ते ये लोग घर पे थे, इसके माता पिता इन दोनों के लिए एक अलग कमरा दे दिए थे, उसी कमरा में रहते थे। जब तक वो तो 2-4 दिन होटल में थी, वहाँ पर भी इनके साथ इन दोनों के बीच में लगातार संबंध स्थापित होते थे। और जब यहाँ घर पर भी अलग कमरे में रहते हैं, वहाँ भी ये डेली संबंध स्थापित करते थे। इस तरह से इन दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा प्यार हो गया था। अब ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं रहना चाहते थे और यही दुख योगेश को खाया जा रहा था। एमी भी बहुत ज़्यादा दुखी थी और फ्लाइट पकड़ के जब वो अमेरिका पहुंचती है तो जाते ही अपने माता पिता से कहती है कि मैं एक हिंदुस्तानी गरीब लड़के से प्यार करने लगी हूँ। पूरी कहानी अपने माता पिता को बताती है और कहती है कि इस तरह से मुझे समुद्र से उसने बचाया था। उसके माता पिता उसी की बातों को सुन करके कहते हैं कि बेटी ठीक है, उसने तुम्हारा जान बचाया, तुम्हारी ज़िंदगी बचाई, तो उसे जितना पैसा रुपया देना है बताओ, हम लोग पैसा रुपया उसको दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके साथ तुम अपनी पूरी ज़िंदगी काटोगी। वो एक गरीब आदमी तुम्हें किस तरह से अपने पास रख पाएगा। यहाँ पर एक से एक बड़े बड़े बिजनेसमैन के लड़के हैं, यहाँ पर कई लोगों के रिश्ते तुम्हारे लिए आ रहे हैं, मैं तुम्हारा एक रिश्ता यहाँ पर तय भी कर दिया हूँ, यहीं पर तुम्हारी शादी होगी। लेकिन एमी बिल्कुल अपने माँ बाप को मना कर देती है और कहती है कि चाहे कुछ भी होगा, अगर आप लोग मुझे ज़िंदा देखना चाहते हैं तो मैं उसी लड़के से शादी करूँगी और किसी से मैं शादी नहीं कर सकती। जब बेटी की जिद के आगे उसके माता पिता हार मान जाते हैं और उसके बाद एमी अपने माता पिता से कहती है कि आप उनके लिए एक वीज़ा बनवाइए और उन्हें यहीं पर बुला लीजिए, यहीं पर वो आ जाएंगे तो यहीं पर हम दोनों की शादी हो जाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान में अगर हम जाकर के शादी करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी लेट हो जाएगा और यहाँ पर वो अगर आ जाएंगे तो यहीं पर शादी हो जाएगी। उसके बाद उसके माता पिता योगेश का वीज़ा बनवा करके भेज देते हैं और योगेश को अमेरिका बुला लेते हैं। योगेश अमेरिका जाता है और वहाँ जा कर के एक काफ़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाता है। उसके माता पिता काफ़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, वहाँ अमेरिका के बड़े बड़े लोग उसके शादी में शरीक होते हैं और एमी और योगेश की शादी काफ़ी धूमधाम से कर दी जाती है। योगेश पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था, ग्रेजुएशन कर रहा था और वहाँ पर जाने के बाद वो जो एमी के माता पिता थे उनका जो होटल्स का बिज़नेस था उस बिज़नेस को संभालने लग जाता है। देखते ही देखते वो अपने मेहनत के बल पर उनके बिज़नेस को चार चार लगा देता है। उनका बिज़नेस धीरे धीरे काफ़ी फलने फूलने लग जाता है, जिसे देख करके एमी के माता पिता भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे और एमी से कहते थे कि एमी सच में तुमने जो चुनाव किया है मानना पड़ेगा, इस हिंदुस्तानी के अलावा तुम्हारे लिए कोई दूसरा बर अच्छा हो ही नहीं सकता था। इतना दिमागदार, इतना मेहनती लड़का तो शायद इस दुनिया में कोई नहीं मिल सकता है। इतना जब एमी सुनती थी तो एमी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। इस तरह से धीरे धीरे उसका बिज़नेस काफ़ी बढ़ने लग जाता है। एमी के माता पिता काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। धीरे धीरे वो सारा बिज़नेस जो था धीरे धीरे योगेश के नाम और एमी के नाम करने लग जाते हैं और योगेश और एमी बिज़नेस को काफ़ी अच्छे तरीके से संभालने लग जाते हैं। कुछ दिनों के बाद योगेश अपने माता पिता को भी अमेरिका बुला लेता है, अपनी बहन को भी वहीं पर बुला लेता है और सभी लोग जब अमेरिका पहुंच जाते हैं तो अपने माता पिता के साथ, अपनी पत्नी एमी के साथ और अपनी बहन के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से रहने लग जाता है। अपनी बहन की शादी भी वहीं पर अमेरिका में भी एक इंडियन व्यक्ति जो वहाँ पर एक बसा हुआ था उसी के लड़के से अपनी बहन की काफ़ी धूमधाम से अमेरिका में ही शादी करवा देता है और इस तरह से इनकी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे तरीके से कटने लग जाती है। पैसे रुपए की कोई कमी नहीं थी। तकरीबन इनके शादी के 2-2.5 साल के बाद एमी और योगेश को जुड़वा बच्चे होते हैं, एक बेटा और एक बेटी। दोनों बच्चे होने के बाद इनकी ज़िंदगी में हर तरह की खुशियाँ आ गई थी, हर तरह का इनके पास शान और शौकत, पैसे रुपए और संतान, सारी चीज़ें इनको मिल चुका था। इस तरह से
ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी सफल हो चुके थे। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर इंसान के दिल में अगर एक दूसरे के लिए प्यार हो, जज्बा हो, जज्बात हो और किसी एक दूसरे के लिए मर मिटने की अगर लालसा इंसान के अंदर हो तो उनका जीवन सच में आबाद हो जाता है। यही हुआ था, एक गरीब मछुआरे के लड़के ने एक विदेशी करोड़पति लड़की की जान बचाई थी और उसके बाद आज वो खुद ही अरबपति बन चुका था। तो दोस्तों ये थी कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।